नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। एक बड़ी पहल के तहत आज भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और दो प्रमुख उग्रवादी समूहों के बीच एक बड़ा शांति समझौता हुआ है। इसके तहत नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (ATTF) के 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर कर अपने हथियार छोड़ दिए। ये समझौता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और विकसित उत्तर पूर्व की राह में अहम कदम बताया है। गृह मंत्री ने कहा है कि 328 से अधिक सशस्त्र काडर मुख्य धारा में शामिल होंगे। और इस पर आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये दो जो सबसे प्रमुख उग्रवादी संगठन त्रिपुरा में एक समय उनका बहुत ज़्यादा दबदबा था, इनके साथ एक शांति समझौता किया है। पिछले एक दशक से ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और जो NLFT है वो इतना ज़्यादा हावी नहीं था। त्रिपुरा में शांति लौट के आई थी, मगर ये शांति प्रक्रिया चल रही थी कुछ दिनों से, और अब जो समझौता हुआ है वो ज़रूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब त्रिपुरा में कोई भी एक्टिव जो उग्रवादी संगठन नहीं है। तो ये जो केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से एक मुहिम चलाई है कि उत्तर पूर्व में एक एक करके जो उग्रवादी संगठन हैं उनके साथ बातचीत करके, समझौता करके उनको फिर जो नेशनल मेन स्ट्रीम है उसके साथ जोड़ना और इस तरीके से उग्रवाद का सफाया करना उत्तर पूर्व से, इसके तरफ एक पड़ाव के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और ज़रूर इसमें त्रिपुरा में भी ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके मायने ये हुए हैं कि जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी रही है कि उत्तर पूर्व में धीरे धीरे से आप जो उग्रवादी संगठन हैं उनके साथ बात करके उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। तो इसमें हमने देखा कि बोडोलैंड, असम का जो एक समय अशांत रहता था, अब वहाँ पे भी शांति है, वहाँ के सब गुट शामिल हो गए हैं। आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये जो नेता आए हैं ये क्या पॉलिटिक्स में आते हैं। ज़रूर टाइमिंग के लिहाज से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है, और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस समझौते के बाद इसका जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किस लिए है, इसके क्या मायने हैं, इसको भी केंद्रीय गृह मंत्री ने समझाया है और उन्होंने इसके ऊपर अपने जो विचार हैं वो भी रखे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में घाटी में सियासी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। 10 साल बाद हो रहे चुनावों में हर पार्टी अपनी जमीन खोजने में लगी है और एक दूसरे पर वार भी कर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जहां जम्मू कश्मीर के LG पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और NC को एक दूसरे का प्रॉक्सी बताया। ये तस्वीरें बताती हैं कि घाटी में नए समीकरण पक्के हो चुके हैं। कांग्रेस और NC मिलकर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को कश्मीर के आवाम को उनकी पहचान वापस दिलाने का, यानी राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया और बीजेपी पर खुलकर हमला बोला। जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है, और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है।
उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की राजनीति में सिर्फ एक प्रॉक्सी पार्टी का काम कर रही है। लोग उनके द्वारा किए गए वादों पर भरोसा नहीं करते और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि राज्य का दर्जा बहाल जल्दी किया जाएगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है उसका एहसास अब हुआ। जो लोग खुद मुख्तियारी या ऑटोनॉमी की बात करते थे, उन्होंने खुद मुख्तियारी की आड़ में यहाँ के अवाम को एक खानदान का गुलाम बना दिया। पहली बार जमहूरियत का एहसास भी हुआ है, जमहूरियत का अमल सामने आया है और लोग बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी गई है। हमने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस जम्मू कश्मीर को गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार ने दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया था, इसे एक टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ विकास व विश्वास को खड़ा करके इसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और रहेगा। वैसे बुधवार के दिन घाटी में सियासी पारा खूब चढ़ा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से पर्चा भरा और बीजेपी पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के जरिए प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। वहीं अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी पर्चा भरा और जमात के चुनावों में हिस्सा लेने को एक अच्छी पहल बताया। टीम में लाने के लिए अगर किसी को भी टिकट दी जा रही है तो मुझे नहीं लगता है कोई गलत बात है। और जहाँ तक उस जमात का ताल्लुक है, जिस जमात से राम माधव जी ताल्लुक रखते हैं, वो जरा देखिए उनकी सफ़ों में भी उनके मेंबर भी साबिका मिलिटेंट्स या जो ये कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। जो भी यकीन रखता हो हिंदुस्तान की आईन पे, उसको हक है लड़ने का। इन चुनावों में अपनी पहचान सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पार्टी उन्हें उनकी पहचान यानी राज्य का दर्जा वापस दिलवाएगी वो उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जो भी हो। इस बीच सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने में लगे हुए हैं। श्रीनगर से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा में भी चुनावी सरगर्मी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों चुनाव लड़ेंगे। बजरंग बादली से, जबकि विनेश जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। जुलाना जींद में है जहां विनेश का ससुराल है। इन दोनों पहलवानों ने आज सुबह ही राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी और बजरंग पुनिया पहले भी एक दूसरे से मिलते रहे हैं। कुछ खास पहले भी जब राहुल हरियाणा के दौरे पर थे तो उन्होंने बजरंग पुनिया से मुलाकात की। कांग्रेस इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीते कुछ सालों में पार्टी को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कोशिश में है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी ने 9 सीटें जीती हैं, आप ने 8 सीटें जीती हैं। सदन की एक सीट अभी खाली है। टाई हुआ है तो लकी ड्रॉ से होगा फैसला। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिसंबर 2022 में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता और 15 साल का बीजेपी का शासन खत्म किया। इसके बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी के मेयर भी बने, डिप्टी मेयर भी बने। लेकिन अब स्थिति आ चुकी है कि एमसीडी के अंदर असली सरकार बनाने के मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी से एक कदम आगे निकल गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी एमसीडी में असली सरकार बनाने का मौका बचा हुआ है। कैसे, पूरा मामला समझिए। एमसीडी के अंदर बुधवार को 12 जोन के चुनाव हुए, जिसमें जोन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव हुए। तो स्टैंडिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर बात करते हैं। 12 जोन में एमसीडी बटा हुआ है। जो बुधवार को चुनाव हुए उसमें 12 जोन में से 7 जोन में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 5 जोन में ही चुनाव जीत पाई। जबकि जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी 2022 में, दिसंबर 2022 में, तब ये स्थिति थी कि आम आदमी पार्टी 8 जोन में आगे थी, जबकि बीजेपी 4 जोन में आगे थी। लेकिन
दो चीज़ें हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट से एलजी को ये अधिकार मिला, स्पष्ट रूप से अधिकार मिला कि वो एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को नियुक्त कर सकें, और वो जो नियुक्ति हुई उससे बीजेपी को फ़ायदा मिला। दूसरा, बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी के पार्षद तोड़े, 8 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी ने तोड़े थे अलग अलग समय पर, 5 तो एक साथ ही तोड़े थे जिसमें एक वापस चले गए थे, उससे बीजेपी को फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से सदन के अंदर भले ही बहुमत आम आदमी पार्टी का है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी आगे निकल गई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर वही चला सकता है जिसके पास दिल और दिमाग दोनों हैं। जवाब में अखिलेश बोले हैं कि बुलडोजर दिमाग से नहीं, स्टीयरिंग से चलता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 में जब 5 बार के लोकसभा सदस्य योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली तो अतिक्रमण वाले घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। बुलडोजर की ऐसी तस्वीरों ने योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की बनाई। लेकिन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के रुख और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में खराब स्थिति के बीच मुख्यमंत्री योगी पर हमले तेज हो गए हैं। और ताजा हमला किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिसका योगी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और दोनों बयान वायरल हो गए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि बात बुलडोजर से शुरू हुई तो कहां तक पहुंची, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर योगी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें क्या कहा गया। योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा। उत्तर प्रदेश गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई और हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ भी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तारीफ उत्तर प्रदेश की राजनीति तक आते आते आलोचना में बदल गई। ऐसा माना जाता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति की बड़ी भूमिका थी। लेकिन जब विपक्ष 2027 की बात कर रहा है तो भी सेंटर में वही बुलडोजर है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स थे वो जब बाहर आए तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरू किए हुए बुलडोज़र कल्चर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देश में बुलडोज़र की चर्चा ही यूपी से शुरू हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से शुरू हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में योगी सरकार की जो एफिडेविट है उसकी तारीफ़ की गई और कहा गया कि जिस तरह से सरकार ने ये कहा है कि कानूनी तौर पर जो लीगल होता है उस हिसाब से बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, उस एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट की चिंता और राजनीति की आपाधापी के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि बुलडोजर पर यूपी में आगे क्या होने वाला है। इसके संकेत कहीं और नहीं, बुलडोजर पर जारी बयानों में ही मिल रहे हैं। इस समय बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। बीजेपी की पहली सूची आ गई है।
67 उम्मीदवारों के नाम इसमें घोषित किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार सोमवार से इस लिस्ट का इंतज़ार हो रहा था। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा से बात करने की और उनसे समझने की कि कौन कौन से नाम हैं और जो देरी हुई है क्या कारण रहा होगा। लेकिन बहरहाल अब राहत की बात यह है क्योंकि जैसे जैसे चुनावी दिन करीब आ रहे हैं ऐसे में ये पहली लिस्ट आ गई है तो उम्मीदवार हैं अपनी चुनावी तैयारी और प्रचार में जुट जाएंगे। तो पहली लिस्ट हरियाणा की जारी हो गई है। 67 उम्मीदवारों के नाम इसमें सामने आ गए हैं। इस पर गहर चिंतन मनन हुआ, 3 दिन तक बैठक हुई और उसके बाद कई सीटों पर 4 से 5 उम्मीदवार बताए जा रहे थे वो अटके पड़े थे, इसलिए इस मंथन में समय लगा है और नाम जारी होने में विलंब हुआ। लेकिन बहरहाल पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, तो अब राहत की बात है, हरियाणा में जो चुनावी मैदान में 67 नाम सामने आ गए। हाँ, ये बीजेपी की पहली सूची जारी की गई है। इसमें 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम भी इसमें आ गया है। वो लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस सूची में स्पष्ट हो गया कि वो 1 सीट पर वो लड़ रहे हैं, लाडवा सीट से। इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ऐलान किया था। इसके साथ ही इसमें बड़े पैमाने पर जो नेताओं के रिश्तेदार हैं उनको भी टिकट दिया गया है। मिसाल के तौर पर श्रुति चौधरी जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं, बंसीलाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी पोती हैं, उन्हें तोशाम सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, वो मौजूदा विधायक भी हैं, उनको भी बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही जो चुनाव हार गए थे कैप्टन अभिमन्यु पिछली बार, उनको भी एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्हें भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो कुल मिलाकर के 67 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी संख्या है क्योंकि ये कहा जा रहा था पहले कि 35 नाम ही तय हुए थे, लेकिन इसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहा और इसके बाद अब पहली सूची आई है 67 उम्मीदवारों की। अब यानी मात्र जो है वो 23 सीटें ही बच गई हैं बीजेपी की हरियाणा की। अब इन पर देखना हो कि बीजेपी कब तक अपने नामों का ऐलान करती है। कल से हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो उससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बिल्कुल, आपने अनिल विज का नाम भी भेजा है इस लिस्ट में। अंबाला कैंट से श्री अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी अहम होता है जिन जिन लोगों को टिकट दिया जाता है, कौन है, ये भी एक दिग्गज बीजेपी के नेता हैं, ये भी काफ़ी अहम है। बिल्कुल, अनिल विज काफ़ी अनुभवी नेता हैं बीजेपी के, गृह मंत्री भी वो रह चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन किया गया था नायब सिंह सैनी का मनोहर खट्टर के बाद, उससे वो नाखुश थे और बाद में उनको मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली थी। तो इसलिए प्रयास लगाया जा रहा था कि क्या उनको रिटायरमेंट की ओर भेजा जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से उनका नाम अम्बाला से आया है। कई बार वो यहाँ से विधायक रहे, तो अनिल विज उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। ये भी हमें जानकारी मिली कि कई मौजूदा विधायकों के टिकट पार्टी ने काट दिए हैं ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका मुकाबला यहाँ पर हो सके। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के टिकट भी बीजेपी ने यहाँ पर काटे हैं। तो ये एक नया प्रयोग पार्टी ने यहाँ पर किया है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता में है। उसे लगता है कि अगर फिर से सत्ता में वापसी करनी है तो जरूरी होगा कि यहाँ पर जो कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं, उनका टिकट काटा जाए ताकि उनके खिलाफ अगर नाराजगी है, असंतोष है तो उसका मुकाबला हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अखिलेश। तो फिलहाल इसी खबर के साथ की पहली लिस्ट आ गई। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। बाढ़ और बारिश से दक्षिण भारत के 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोग बहुत परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए खाने के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। कभी बोट से जेसीबी पर सवार होकर कभी और लोगों तक पहुंच रहे हैं उन क्षेत्रों में। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी की, उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का जल्द से जल्द आश्वासन भी दिया है और 4 घंटे तक लगातार इन्हीं इलाकों में निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ से हुए नुकसान
की जानकारी भी ली है। और एक तस्वीर जो सुबह से ही वायरल हो रही है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, जो ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। एक छोटे से बच्चे का रेस्क्यू हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे को 2 लोग जो हैं बिल्कुल पानी में डूबे, सिर निकला हुआ है, बस उस बच्चे को किस तरह से बचाया जा रहा है। गर्दन तक पानी में डूबे 2 लोग बच्चों को एक प्लास्टिक के डब्बे में रखकर धीरे धीरे बाढ़ के पानी से सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब हुए। और विजयवाड़ा की ही अगली तस्वीर है। वहाँ पर करीब 200 से ज़्यादा कार्स जो बाढ़ के पानी में डूबी नज़र आ रही हैं, और ये कारें बताया जा रहा है बिल्कुल नई हैं। कारों के चारों तरफ पानी पानी है। और बता दें, बाढ़ से विजयवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और जाहिर है कि इससे तेलंगाना की बात करें कि रेल यातायात पर बहुत असर पड़ा है। तेलंगाना के इंडिकाने के पास पटरियां ही उखड़ सी गई हैं और अब इस रूट को सही कर लिया गया बताया जा रहा है। खाली ट्रेन को भी यहां से निकाला गया और जल्द से जल्द इस रूट पर ट्रेन सर्विस सामान्य की जाएगी। साइबर ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला हाईबॉक्स नाम के ऐप से जुड़ा है, जिसके जरिए करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के पास 20 से ज़्यादा शिकायतें आईं। उत्तर पूर्वी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद ये मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र किया गया है। साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने के लिए कुछ बॉलीवुड हस्तियों और नामी यूट्यूबर्स से ऐप का प्रचार करवाया था। इनमें रिया चक्रवर्ती, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान शामिल हैं। हाईबॉक्स ऐप में 300 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाने पर एक बॉक्स मिलता था। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से निकलने वाले सामान इसी प्लेटफॉर्म पर 1% ज़्यादा रकम पर खरीद लिया जाता था। मगर ठगे गए लोगों की परेशानी ये है कि पिछले 2 महीने में उन्होंने बॉक्स खरीदने के लिए पैसे लगाए, लेकिन पैसे मिले नहीं। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।